everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. So in continuation with the last lecture, today we are going to discuss preparatory phase of glycolysis. So glycolysis में preparatory phase को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा glycolysis की ओवरव्यू समझते हैं। ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोलिसिस में वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज कन्वर्ट होता है और ये बनाता है 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड। सो ग्लाइकोलिसिस में बेसिकली क्या होता है, 1 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज कन्वर्ट होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। जब 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज कन्वर्ट होता है तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। But glycolysis is not a single step process. Glycolysis total 10 steps में complete होते हैं and out of 10 steps जो first 5 step होते हैं उनको बोलते हैं preparatory phase। फर्स्ट 5 स्टेप को क्या बोलते हैं, फर्स्ट 5 स्टेप को प्रीपरेटरी फेज बोलते हैं। वहीं पे लास्ट 5 स्टेप की अगर हम बात करें, दैट इज स्टेप नंबर 6 to 10 की अगर हम बात करें तो इन्हें बोलते हैं पे ऑफ फेज। सो प्रीपरेटरी फेज में फर्स्ट टू 5 फेज आते हैं, पे ऑफ फेज इंक्लूड्स step number 6 to step number 10. So in this lecture we are going to discuss in detail about the preparatory phase of glycolysis. Preparatory phase of glycolysis की अगर हम बात करें तो in the preparatory phase of glycolysis 2 molecules of ATP are invested and the hexose chain is cleaved into 2 triose phosphate. Basically preparatory phase में क्या होता है, 1 molecule glucose सबसे पहले क्या बनाता है, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं एंड ये भी 1 मॉलिक्यूल होते हैं। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं विच इज ऑल्सो 1 मॉलिक्यूल। एंड यहाँ पे फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की स्प्लिटिंग होती है और ये 2 कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज 2 ट्रायोज फॉस्फेट। फर्स्ट वन इज द ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड सेकेंड वन इज द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फर्स्ट वन क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड सेकेंड वन इज द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। So this is the first step, this is the second step, this is the third step and this is the fourth step and this is the fifth step। जो ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी फॉस्फेट होते हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होते हैं, ये आइसोमेराइज करते हैं। सो दिस इज द फिफ्थ स्टेप। सो स्टेप नंबर 5 to 5 आर इंक्लूडेड अंडर प्रिपरेटरी फेज। सो प्रिपरेटरी फेज में बेसिकली 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड है, 6 कार्बन के कंपाउंड को हेक्सोज बोलते हैं और ये 2 मॉलिक्यूल्स ट्रायोज फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं। अब यहाँ से ग्लूकोज से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के लिए 2 ATP की रिक्वायरमेंट होते हैं। एक ATP यूज होता है स्टेप नंबर 1 दैट इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रॉम ग्लूकोज एंड सेकेंड ATP की रिक्वायरमेंट होती है स्टेप नंबर 3 दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट फ्रॉम द फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। सो प्रिपरेटरी फेज में 2 ATP की इन्वेस्टमेंट होती है और अल्टीमेटली 2 triose phosphate बनते हैं। The realization that phosphorylated hexoses were intermediates in glycolysis came slowly and serendipitously। फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट्स होते हैं ग्लाइकोलिसिस में। अगर ओवरऑल पूरी ग्लाइकोलिटिक पाथवे की बात करें फ्रॉम स्टेप नंबर 1 to 10, तो अगर ग्लूकोज और पायरुविक एसिड को हटा दें तो सारे इंटरमीडिएट्स फॉस्फोराइलेटेड होते हैं एंड द रियलाइजेशन की ग्लाइकोलिसिस में इंटरमीडिएट्स फॉस्फोराइलेटेड होते हैं, ये स्लोली और सेरेंडिपिटसली आया। In 1906, Arthur Harden and William Young tested their hypothesis that inhibitors of proteolytic enzymes would stabilize the glucose fermenting enzymes in yeast extract। 1906 में 2 साइंटिस्ट आए, फर्स्ट वन इज द हार्डेन एंड सेकेंड वन इज द यंग।
इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट किया। इनकी हाइपोथेसिस क्या थी? इनकी हाइपोथेसिस थी कि इनहिबिटर्स जो होते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के, क्योंकि सारे के सारे स्टेप्स एंजाइम कैटालाइज होते हैं और एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं। सो इन्होंने हाइपोथेसिस ये बनाया कि जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के इनहिबिटर्स होते हैं वो ग्लूकोज फर्मेंटिंग एंजाइम्स को ईस्ट में स्टेबिलाईज कर देते हैं। इस हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने ब्लड सीरम ऐड किया। They added blood serum known to contain inhibitors of proteolytic enzymes to yeast extract and observe the predicted stimulation of glucose metabolism. तो इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए इन्होंने ब्लड सीरम यूज किया, ब्लड सीरम ऐड किया ईस्ट एक्सट्रैक्ट में। ब्लड सीरम क्यों ऐड किया? क्योंकि ब्लड सीरम में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के इनहिबिटर्स प्रेजेंट होते हैं। सो इन्होंने ब्लड सीरम ईस्ट एक्सट्रैक्ट में ऐड किया और इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म स्टिमुलेट हो रहा है। हाउएवर इन द कंट्रोल experiment intended to show that boiling the serum destroyed the stimulatory activity. जब उन्होंने सीरम को बॉइल्ड करके ऐड किया तो जो ग्लाइकोलिसिस की स्टिमुलेटरी एक्टिविटी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। And they discovered that boiled serum was just as effective at stimulating glycolysis. और उन्होंने डिस्कवर क्या किया कि boiled serum just effective होता है at stimulating glycolysis. Then careful examination and testing the contents of boiled serum revealed that inorganic phosphate was responsible for stimulation. तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? आफ्टर केयरफुल एग्जामिनेशन इन्होंने बॉइल्ड सीरम के कंटेंट्स को चेक किया, टेस्ट किया और उन्होंने ये पाया कि ये सीरम जो कि इनहिबिटर्स ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो इफेक्टिव नहीं होता है। वहां पे जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉस्फोराइलेशन के लिए, ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट्स के फॉस्फोराइलेशन के लिए, दे आर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। देन हार्डन एंड यंग soon discovered that glucose added to their yeast extract was converted to a hexose bisphosphate, that is fructose 1,6-bisphosphate. The Harden-Young ester eventually identified as fructose 1,6-bisphosphate. So Harden and Young ने इन fructose 1,6-bisphosphate का नाम क्या दिया? बिस्फॉस्फेट का नाम दिया Harden-Young ester. And this was the beginning of a long series of investigation on the role of organic esters of phosphate in biochemistry, which has led to our current understanding of the central role of phosphoryl transfer in biology. So this is about some introduction about the preparatory phase of glycolysis. So now let's discuss all the steps of preparatory phase of glycolysis in detail. And the first step of preparatory phase of glycolysis is phosphorylation of glucose. ग्लूकोज की अगर फॉस्फोराइलेशन की बात करें तो इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। एंड ग्लूकोज के फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? ग्लूकोज इज एक्टिवेटेड फॉर सब्सिक्वेंट रिएक्शंस बाय इट्स फॉस्फोराइलेशन एट कार्बन नंबर 6 टू एल्ड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विथ एटीपी एज द फॉस्फोराइल डोनर। सो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? ग्लूकोज एक्टिवेट होता है। कैसे एक्टिवेट होता है? ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे फॉस्फोराइल ग्रुप ऐड होता है और वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर कौन है? एटीपी। यहाँ पे फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज दो तरह के स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज द ओपन चेन एंड सेकेंड वन इज द रिंग फॉर्म। रिंग फॉर्म ऑफ ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड कार्बन, दिस इज द थर्ड कार्बन, दिस इज द फोर्थ कार्बन, दिस इज द फिफ्थ कार्बन एंड दिस इज द सिक्स्थ कार्बन। सिक्स्थ कार्बन पे CH2OH होते हैं और ये जो सिक्स्थ कार्बन पे OH ग्रुप है ये फॉस्फोराइल ग्रुप से ट्रांसफर होता है। एंड फॉस्फोराइल ग्रुप डोनेट कौन करता है? एटीपी करता है। एटीपी जब फॉस्फोराइल ग्रुप डोनेट करता है, एटीपी इज बेसिकली एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और जब एटीपी एक फॉस्फोराइल ग्रुप डोनेट करता है तो एडीपी बनता है एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं। एंड दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेज एंजाइम। एंड हेक्सोकाइनेज एंजाइम की एक्टिविटी के लिए जो मेटल्स आयन की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज मैग्नीशियम आयन।
Overall free energy change of this reaction is minus 16.7 kilojoule per mole, which is exothermic reaction, and this reaction is irreversible reaction. अगर फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज की बात करें तो इट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन, या क्या है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब कि ये सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शंस में होते हैं अंडर इंट्रासेलुलर कंडीशंस। किस एंजाइम से कैटालाइज होता है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम से कैटालाइज होता है। काइनेज एंजाइम क्या होते हैं, काइनेजेस आर एंजाइम्स दैट कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ टर्मिनल फॉस्फोराइल ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू एन एक्सेप्टर न्यूक्लियोफाइल। काइनेजेस क्या होते हैं, काइनेजेस वह एंजाइम होते हैं जो एटीपी से टर्मिनल फॉस्फोराइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है एक्सेप्टर न्यूक्लियोफाइल पे। एक्सेप्टर न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, एक्सेप्टर न्यूक्लियोफाइल इस कंडीशन में हेक्सोज है एंड इट इज डी ग्लूकोज। ये डी ग्लूकोज के जगह पे फ्रुक्टोज भी हो सकते हैं। ऑल्दो हेक्सोकाइनेज आल्सो कैटालाइज फॉस्फोराइलेशन ऑफ अदर कॉमन हेक्सोसेस दैट इज डी फ्रुक्टोज एंड डी मैनोज। हेक्सोकाइनेज की प्रॉपर्टी क्या है, हेक्सोकाइनेज अदर काइनेजेस की तरह मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर एक्टिविटी। क्यों, क्योंकि जो हेक्सोकाइनेज का ट्रू सबस्ट्रेट है वो ATP4 माइनस नहीं है बल्कि MgATP-2 कॉम्प्लेक्स है। मैग्नीशियम आयन ATP के साथ कॉम्प्लेक्स बना के MgATP-2 कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसमें मैग्नीशियम आयन का क्या फंक्शन है, मैग्नीशियम आयन शील्ड करता है निगेटिव चार्ज ऑफ फॉस्फोराइल ग्रुप इन ATP। एटीपी में 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं जिसकी वजह से 4 निगेटिव चार्जेस होते हैं। जैसे ही Mg प्लस आयन Mg+2 ATP-4 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो ये क्या बनता है, ATP MgATP2 माइनस, मतलब यहाँ पे निगेटिव चार्जेस कम हो रहे हैं। सो मैग्नीशियम आयन का मेन रोल क्या है, यहाँ पे मैग्नीशियम आयन का मेन रोल है निगेटिव चार्ज को शील्ड करना। एटीपी के फॉस्फोराइल ग्रुप पे जो निगेटिव चार्ज है उसको शील्ड करना एंड देन टर्मिनल फॉस्फोरस एटम जो एटीपी है मेक्स इट इजियर टारगेट फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय एन OH ऑफ ग्लूकोज। जैसे ही निगेटिव चार्ज कम होगा तो ग्लूकोज का OH ग्रुप वहां पे अटैक करेगा एंड OH इज एज ए न्यूक्लियोफाइल। हेक्सोकाइनेज की अगर हम बात करें तो हेक्सोकाइनेज में प्रोफॉन्ड चेंज होते हैं उनके शेप में, जो कि इंड्यूस्ड फीट है। कब चेंज होगा, जब हेक्सोकाइनेज से ग्लूकोज बाइंड करता है। क्या करता है, जब हेक्सोकाइनेज से ग्लूकोज बाइंड करता है। हेक्सोकाइनेज से 2 चीज बाइंड करते हैं। अगर एंजाइम आपका हेक्सोकाइनेज है तो इसके 2 सबस्ट्रेट है, मतलब 2 चीजें बाइंड करती है इससे। एक तो ग्लूकोज बाइंड करता है और दूसरा ATP बाइंड करता है। ATP4 माइनस के फॉर्म में बाइंड नहीं करता है बल्कि MgATP2 माइनस के फॉर्म में बाइंड करता है। मतलब कि हेक्सोकाइनेज का ट्रू सबस्ट्रेट ATP4 माइनस नहीं है, MgATP2 माइनस है। हेक्सोकाइनेज से जब ग्लूकोज बाइंड करता है तो हेक्सोकाइनेज के शेप में प्रोफॉन्ड चेंज होते हैं एंड दैट इज इंड्यूस्ड फीड। लेकिन जब हेक्सोकाइनेज से ATP बॉन्ड बाइंड करता है तो हेक्सोकाइनेज का जो 2 डोमेन है वो नियर बाई आ जाता है एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 8 एंगस्ट्रॉम क्लोजर टू ईच अदर। मतलब जब हेक्सोकाइनेज से ATP बाइंड करता है तो हेक्सोकाइनेज के 2 डोमेन 8 एंगस्ट्रॉम क्लोज आ जाते हैं। जब ये 8 एंगस्ट्रॉम क्लोज आ जाते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल को एक्सक्लूड कर देता है। अदरवाइज अगर इससे वाटर मॉलिक्यूल बाइंड रहेगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल की वजह से हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस को परफॉर्म करेगा। तो ये जब डोमेन क्लोज आ जाते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स इससे बाइंड नहीं करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स एक्सक्लूड होते हैं। So 2 domains of the protein move about 8 angstrom closer to each other when ATP binds, and this movement brings bond ATP closer to a molecule of glucose, also bond to the enzyme and blocks the excess of water from the solvent which might otherwise enter the active site and attack the
फॉस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड्स ऑफ एटीपी। मतलब कि अगर ये दो डोमेन क्लोज नहीं आएंगे तो सॉल्वेंट में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड करेंगे, और जब एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड करेंगे तो एटीपी तो ऑलरेडी बाइंड है, तो एटीपी के फॉस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कर सकता है। Like other 9 enzymes of glycolysis, hexokinase is soluble cytosolic proteins. हेक्सो ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करें तो टोटल 10 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं एंड ऑल आर एंजाइम कैटालाइज। तो अदर एंजाइम्स की तरह हेक्सोकाइनेज भी साइटोसोलिक प्रोटीन है, साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। हेक्सोकाइनेज इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। हेक्सोकाइनेज सारे ऑर्गेनिजम्स में, सारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। सारे ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या हुआ? प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, और प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के सारे सेल्स में हेक्सोकाइनेज प्रेजेंट होते हैं। हिपैटोसाइट्स की अगर हम बात करें तो हिपैटोसाइट्स आल्सो कंटेन ए फॉर्म ऑफ हेक्सोकाइनेज कॉल्ड हेक्सोकाइनेज 4 और ग्लूकोकाइनेज। हिपैटोसाइट्स में हेक्सोकाइनेज का एक फॉर्म प्रेजेंट होता है जिसको हेक्सोकाइनेज 4 बोलते हैं, एंड हेक्सोकाइनेज 4 का दूसरा नाम ग्लूकोकाइनेज है। हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज में क्या डिफरेंस है? हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज सेम कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है, बट उनके काइनेटिक और रेगुलेटरी प्रॉपर्टीज डिफर होते हैं। एंड two enzymes that catalyze the same reaction but are encoded in different gene are called isozymes. वैसे दो एंजाइम जो सेम रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं बट डिफरेंट जीन्स के द्वारा इनकोडेड होते हैं उसको बोलते हैं आइसोजाइम्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस। नाउ द सेकंड स्टेप ऑफ प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्शन होना। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट क्या है? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इज बेसिकली एल्डोज। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट क्या है? एल्डोज। इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होते हैं। वहीं पे फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट की अगर हम बात करें तो दे आर कीटोज। सो बेसिकली यहाँ पे कन्वर्सन है एल्डिहाइड से कीटोन फंक्शनल ग्रुप, एंड बोथ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट एंड फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट आर आइसोमर्स। दे आर हेक्सोज फॉस्फोहेक्सोज आइसोमर्स, क्योंकि दोनों से फॉस्फो ग्रुप अटैच्ड है। द एंजाइम फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, जिसको फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज बोलते हैं, इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको बोलते हैं फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, एंड इट कैटालाइजेस द रिवर्सिबल आइसोमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो कि एल्डोज है टू फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट जो कि कीटोज है। मतलब कि सेकेंड स्टेप में क्या होगा? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्शन होगा बाय द एंजाइम फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, एंड इस एंजाइम की एक्टिविटी के लिए भी मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है, बट ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस इरिवर्सिबल था, बट दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल क्योंकि ये रिएक्शन एक टाइप का आइसोमराइजेशन है। सो कार्बन नंबर 6 पे ऑलरेडी फॉस्फेट ग्रुप था, यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब कि सिर्फ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कीटोन फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है, एंड दिस रिएक्शन इज डेल्टा जी प्राइम नॉट इज 1.7 किलोजूल पर मोल। The mechanism of this reaction is shown in figure 14.4. The reaction proceeds readily in either direction as might be expected from the relatively small change in standard free energy change. इस reaction की standard free energy change बहुत ही small है, and this isomerization has critical role in the overall chemistry of glycolytic pathway as the rearrangement of the carbonyl and hydroxyl group at C1 and C2 is a necessary prelude to the next two step। ये रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे के रिएक्शंस इसके बगैर नहीं हो सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कार्बन नंबर 1 and carbon number 2. Now phosphorylation that occurs in the next reaction requires that the group at carbon number 1 first be converted to carbonyl to an alcohol, and in the subsequent reaction cleavage of the bond between C3 and C4 requires a carbonyl group at carbon number 2। मतलब कि जो फॉस्फोराइलेशन होता है नेक्स्ट स्टेप में फ्रुक्टोज
अभी क्या बना, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। इसके बाद क्या बनेंगे, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। नाउ उसके बाद क्या होगा, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में क्लीवेज होगा और 2 ट्राइओज फॉस्फेट बनाएंगे। सो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, मतलब कि कार्बन नंबर 1 पे फॉस्फोराइल करना है। बट कार्बन नंबर 1 पे फॉस्फोराइलेशन तभी होगा जब कार्बन नंबर 1 पे CH2OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो इस आइसोमेराइजेशन स्टेप का एक काम है कार्बन नंबर 1 पे CH2OH ग्रुप का कन्वर्ट, CH2OH ग्रुप प्रेजेंट करना। दूसरा काम क्या है, जो नेक्स्ट स्टेप में स्प्लिटिंग होती है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की, वो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की जो स्प्लिटिंग होती है कार्बन नंबर 3 और 4 के बीच में, उसके लिए कार्बन नंबर 2 पे कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। सो ये रिएक्शन दोनों रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज रिएक्शन, एंड दिस रिएक्शन इज बेसिकली मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स रिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग रिएक्शंस। यहाँ पे रिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग रिएक्शंस होते हैं। दिस इज द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में पहले क्या होगा, बाइंडिंग एंड रिंग ओपनिंग। जब ये बाइंड करेगा एंजाइम से फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज से, तो ये रिंग ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये ओपन चेन में कन्वर्ट होते हैं तो फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज पे ये बेस होता है। बेस की वजह से यहाँ पे रीअरेंजमेंट क्या होगा, ये कार्बोनिल ग्रुप है जब, और ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। जैसे ही कार्बन पे प्लस होगा, आपका ये वाला जो कार्बन है, दिस इज द अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं दे आर एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन बेस के तरफ से कैप्चर होगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेंगे एंड देन हाइड्रोजन सॉल्वेंट से, या O- है, H+ सॉल्वेंट से लेगा और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दिस इज द सिस इन डाइओल इंटरमीडिएट। दिस इज इन डाइओल इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो H है, ये H+ के फॉर्म में निकलेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड में शिफ्ट होगा एंड इट फॉर्म्स C डबल बॉन्ड O। जैसे ही डबल बॉन्ड यहाँ बनेंगे, या इस कार्बन पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे, बट कार्बन में तो सिर्फ 4 बॉन्ड होते हैं। तो जैसे ही ये बॉन्ड बनेगा, ये एल्कीन वाला डबल बॉन्ड ये H+ के साथ अटैक करेगा एंड देन यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा। सो यहाँ पे क्या बनेगा, CHOH और यहाँ पे C+O। जैसे ही सेकेंड कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप आएंगे, रिंग क्लोजिंग होगा एंड एंजाइम से डिसोशिएट कर जाएगा। रिंग क्लोजिंग के बाद ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज रिएक्शन। नाउ द थर्ड स्टेप इज फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। लास्ट स्टेप में हमारा क्या बना था, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना, तो ये CH2OH में कन्वर्ट हो गया। नाउ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट पर जो कार्बन नंबर 1 पे OH है, इसका भी फॉस्फोराइलेशन होगा एंड यहाँ पे भी फॉस्फोराइल ग्रुप क्या है, ATP है। अब ATP टर्मिनल फॉस्फोराइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा कार्बन नंबर 1 ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड इट इज कन्वर्टेड टू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट एंड दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय फ्रुक्टोज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, जिसको हम PFK1 भी बोलते हैं। इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ओवरऑल फ्री स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है, इट इज -14.2 किलोजूल पर मोल। दिस एंजाइम इज कॉल्ड PFK1, जो कि PFK2 से डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने 1 यहाँ पे डाला है। PFK1 फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट बनाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से, जो कि अदर पाथवे में होता है। PFK1 रिएक्शन इज इसेंशियली इरिवर्सिबल अंडर सेलुलर कंडीशन। ये रिएक्शन भी इरिवर्सिबल है सेलुलर कंडीशन में एंड इट इज द बेस्ट कमिटेड स्टेप इन ग्लाइकोलिटिक पाथवे। एक बार अगर फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया तो वो ग्लाइकोलिटिक पाथवे के लिए कमिटेड हो जाता है। Glucose 6 phosphate and fructose 6 phosphate have other possible fates, but fructose 1,6 bisphosphate is targeted for glycolysis. Glucose 6 phosphate और fructose 6 phosphate other pathway में भी इंटर कर सकता है, लेकिन जैसे ही fructose 1,6 bisphosphate बनता है, वो ग्लाइकोलिसिस के लिए कमिटेड होते हैं।
In some bacteria and protists and perhaps all plants have phosphofructokinase that uses pyrophosphate, inorganic pyrophosphate, लेकिन ATP यूज नहीं करता है as the phosphoryl group donor in the synthesis of fructose 1,6-bisphosphate. फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 की अगर हम बात करें, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 इज ए रेगुलेटरी एंजाइम एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स नोन. PFK1 is the regulatory enzyme of glycolysis. It is the major point of regulation in glycolysis. ग्लाइकोलिसिस को अगर रेगुलेट करना है तो यहीं पे रेगुलेशन होता है. द एक्टिविटी ऑफ PFK1 is increased whenever cells ATP supply is depleted or when the ATP breakdown products ADP and AMP particularly later are in excess. PFK1 एक्टिवेट कब होगा? PFK1 की अगर एक्टिवेशन की बात करें तो PFK1 एक्टिवेट कब होगा? जब सेल्स में ATP का कंसंट्रेशन डाउन होगा या फिर ADP या फिर AMP का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा. एंड एज कंपेयर टू ADP, AMP इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. The enzyme is inhibited whenever the cell has ample ATP and is well supplied by other fuels such as fatty acid. ये PFK1 इनएक्टिव कब होगा? इनएक्टिव की अगर हम बात करें तो जब सेल्स में ATP का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो PFK1 इनएक्टिव होगा. PFK1 क्या होगा? इनएक्टिव होगा जब सेल्स में ATP का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा या फिर ADP या फिर AMP का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा. नाउ in some organism, fructose 2,6-bisphosphate, not to be confused with PFK1 reaction product, fructose 1,6-bisphosphate is a potent allosteric activator of PFK1. कुछ ऑर्गेनिजम्स में फ्रुक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट जो होते हैं वो पोटेंट एलोस्टेरिक एक्टिवेटर होते हैं PFK1 का. नाउ द फोर्थ स्टेप इज क्लीवेज ऑफ फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट. फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे भी फॉस्फेट है एंड कार्बन नंबर 6 पे भी फॉस्फेट है, इसीलिए इसका नाम है फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट. अब इसकी स्प्लिटिंग होती है. स्प्लिटिंग होगी कार्बन नंबर 3 एंड 4 के बीच में. जैसे ही कार्बन नंबर 3 एंड 4 के बीच में स्प्लिटिंग होती है ये दो ट्रायोज फॉस्फेट बनाते हैं. फर्स्ट वन इज द डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट एंड सेकेंड वन इज द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है. एंड इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको बोलते हैं एल्डोलेज. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नेक्स्ट स्टेप में ग्लाइकोलिसिस के फर्दर स्टेप में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इंटर नहीं करता है, ओनली ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इंटर करता है. देन द क्वेश्चन इज व्हाट आर द रोल ऑफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का क्या होगा? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आइसोमेराइज होकर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाते हैं. मतलब कि नेक्स्ट स्टेप में हमारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का आइसोमेराइजेशन होगा और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेंगे. मतलब कि एट द एंड ऑफ प्रीपरेटरी फेज 2 मॉलिक्यूल्स आपके पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होंगे. ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होंगे एट द एंड ऑफ प्रीपरेटरी फेज. So the enzyme fructose 1,6-bisphosphate aldolase, often called simply aldolase, catalyzes the reversible aldol condensation. This reaction is a reversible reaction and it is aldol condensation reaction. Reversible aldol condensation reaction. Fructose 1,6-bisphosphate is cleaved to two different triose phosphate, that is glyceraldehyde 3 phosphate जो कि एक एल्डोज है and dihydroxyacetone phosphate जो कि कीटोन है. There are 2 classes of aldolase. aldolase की अगर हम बात करें तो 2 तरह के aldolases होते हैं, class 1 aldolase and class 2 aldolase. क्लास 1 एल्डोलेज एंड क्लास 2 एल्डोलेज में क्या डिफरेंस है? क्लास 1 एल्डोलेज प्लांट्स एंड एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, वहीं पे क्लास 2 एंजाइम की बात करें, क्लास 2 एल्डोलेज की बात करें तो वो फंजाई एंड बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं. दोनों में डिफरेंस क्या है? क्लास 2 एंजाइम्स होते हैं, क्लास 2 एल्डोलेज जो होते हैं वो सिर्फ बेस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, जबकि क्लास 1 एल्डोलेज सिर्फ बेस इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करते हैं. तो क्लास 2 एल्डोलेज किस तरह से काम करता है? क्लास 2 एल्डोलेज सिर्फ बेस इंटरमीडिएट की जगह जिंक आयन
एक्टिव साइट पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है विद द कार्बोनिल ऑक्सीजन एट कार्बन नंबर 2 एंड जिंक आयन पोलराइजेस द कार्बोनिल ग्रुप एंड स्टेबिलाइजेस द इनोलेट इंटरमीडिएट क्रिएटेड इन द कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज स्टेप. Although the aldolase reaction has a strongly positive standard free energy change in the direction of fructose 1,6-bisphosphate cleavage at the lower concentrations of reactants present in the cell, जो actual free energy change होता है वो small होता है. aldolase reactions की अगर हम बात करें तो it is also readily reversible reactions. And this is the mechanism of class 1 aldolase reaction. This is the enzyme class 1 aldolase. aldolase किस पे काम करता है? फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट पे. दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड कार्बन, दिस इज द थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन. सबसे पहले फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट किससे बाइंड करेगा? एंजाइम से. और वो एंजाइम क्या है? क्लास 1 एल्डोलेज. क्लास 1 एल्डोलेज की खास बात क्या है? यहाँ पे एप्सिलम लाइसिन रेजिड्यू प्रेजेंट होते हैं. एप्सिलम अमाइनो ग्रुप होता है लाइसिन का. अब ये जो अमाइनो ग्रुप का नाइट्रोजन है इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है. ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये कार्बोनाइल ग्रुप है. कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? जैसे ही, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, ये माइनस, ये प्लस. जैसे ये प्लस बनेगा, जो अमाइनो ग्रुप का नाइट्रोजन पे लोन पेयर है इस कार्बन पे अटैक करेगा और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा एंड नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे. नाउ जैसे ये बॉन्ड बनाएगा, ये आपका जो OH ग्रुप है ये H प्लस से क्योंकि O पे माइनस है तो ये H प्लस लेगा तो ये OH बनाएगा. जैसे ही OH बनाएगा ये OH H प्लस के साथ मिलके वाटर का फॉर्मेशन करेगा. लेकिन जो ये बेस है, ये बेस क्या करेगा? बेस इस नाइट्रोजन के जो हाइड्रोजन है, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको कैप्चर करेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो टोटल कार्बन में 5 बॉन्ड हो जाएंगे. 5 बॉन्ड कार्बन में स्टेबल नहीं होता है, इसलिए ये OH H प्लस के साथ निकल के वाटर का फॉर्मेशन करेगा. जैसे ये वाटर का फॉर्मेशन करेगा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिफ बेस दैट इज इमाइन. वाटर जैसे ही निकलेगा ये प्रोटोनेटेड सिफ बेस का फॉर्मेशन होते हैं. नाउ अब ये जो प्रोटोनेटेड सिफ बेस है, ये जो B है, ये B क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा बिकॉज दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन. तो ये हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा और ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे. नाउ दिस कार्बन हैज 5 बॉन्ड. कार्बन में 5 बॉन्ड अनस्टेबल होते हैं तो ये क्या करेगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. कार्बन नंबर 3 एंड 4 के बीच का बॉन्ड ब्रेक होते हैं और ये प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलेगा एंड इसको क्या बोलते हैं? ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. सो फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट का कार्बन नंबर 4, 5 और 6 रिलीज हो गया इन द फॉर्म ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. नाउ दिस इज द इनामाइन इंटरमीडिएट. अब इस इनामाइन इंटरमीडिएट में ये जो डबल बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी. दिस इज द माइनस, दिस इज द प्लस. जैसे ये माइनस होगा ये H प्लस पे अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा. सो यहाँ पे क्या होंगे? CH2OH. नाउ अब यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा. जैसे ही प्लस चार्ज आएगा इस नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा एंड इट इज अगेन प्रोटोनेटेड सिफ बेस. नाउ प्रोटोनेटेड सिफ बेस की हाइड्रोलिसिस होगी एंड जैसे ही हाइड्रोलिसिस होगी ये प्रोडक्ट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के फॉर्म में निकलेगा. ये वाला जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनेंगे एंड दिस प्रोडक्ट इज नोन एज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन. देन प्रोटॉन एक्सचेंज विथ सॉल्यूशन, the restoration of the enzyme and ये further next cycle of reaction के लिए prepared है. So हमारे पास 2 प्रोडक्ट बने. फर्स्ट वन इज द ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड सेकेंड वन इज द डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, मतलब कि इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है इसीलिए ये एल्डोज है एंड इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है इसलिए इसमें ये इसको कीटोज बोलते हैं. अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट की अगर हम बात करें तो फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन. सो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट.
पहले जो प्रोडक्ट रिलीज हुआ दैट इज द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। सो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के जो कार्बन है वो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का बेसिकली ये फोर्थ कार्बन है, ये आपका फिफ्थ कार्बन है एंड दिस इज द सिक्स्थ कार्बन एंड मीन्स कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का फर्स्ट कार्बन इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फोर्थ कार्बन ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का सेकेंड कार्बन जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम फिफ्थ कार्बन ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट एंड थर्ड कार्बन इज डिराइव्ड फ्रॉम सिक्स्थ कार्बन ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। वहीं पे डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट की बात करें तो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड कार्बन एंड दिस इज द थर्ड कार्बन। फर्स्ट कार्बन किससे डिराइव हुआ है? फर्स्ट कार्बन डिराइव हुआ है फर्स्ट कार्बन ऑफ द फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो कि ग्लूकोज का भी फर्स्ट कार्बन है। सेकेंड कार्बन से डिराइव हुआ है, थर्ड कार्बन से डिराइव हुआ है एंड देन डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन होता है एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनते हैं। सो अल्टीमेटली जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का फर्स्ट कार्बन फोर्थ कार्बन या थर्ड कार्बन से डिराइव होते हैं, सेकेंड कार्बन फिफ्थ कार्बन या सेकेंड कार्बन से डिराइव होते हैं, थर्ड कार्बन सिक्स्थ कार्बन या फर्स्ट कार्बन से डिराइव होते हैं। So this is overall fate of glucose in glyceraldehyde 3 phosphate. So next step is the interconversion of triose phosphate and this is the fifth step of preparatory phase of glycolysis. Only one of the two triose phosphates formed by aldolase glyceraldehyde 3 phosphate can be directly degraded in the subsequent steps of glycolysis. जो ट्रायोज फॉस्फेट है उस ट्रायोज फॉस्फेट का सिर्फ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ही डायरेक्टली इंटर करता है ग्लाइकोलिसिस के नेक्स्ट स्टेप में। The other product dihydroxyacetone phosphate is rapidly and reversibly converted to glyceraldehyde 3 phosphate by the fifth enzyme of the sequence that is triose phosphate isomerase। जो डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट है वो आइसोमेराइज होता है बाय द एंजाइम ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंड इस रिएक्शन की फ्री एनर्जी चेंज जो होती है 7.5 किलोजूल पर मोल होती है। द रिएक्शन मैकेनिज्म इज सिमिलर टू द रिएक्शन प्रमोटेड बाय फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। जो रिएक्शन फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज मैकेनिज्म जिस मैकेनिज्म से हो रहे थे वही मैकेनिज्म यहाँ भी फॉलो होते हैं। After the triose phosphate isomerase reaction, C1, C2, C3 of the starting glucose are chemically indistinguishable from carbon number 6, 5 and 4. मतलब कि carbon number 1, 2, 3 is equivalent to carbon number 4, 5 and 6 of the glucose. Now this reaction completes the preparatory phase of glycolysis and the hexose molecule has been phosphorylated at carbon number 1 and 6 and then cleaved to form two molecules of glyceraldehyde 3 phosphate. So at the end of preparatory phase of glycolysis we have two molecules of glyceraldehyde 3 phosphate. Now two molecules of glyceraldehyde 3 phosphate enters in the payoff phase of glycolysis. So in our next lecture we will discuss about the payoff phase of glycolysis.